डेथ एंड मी। अध्याय 41 उपचार। तेंदुए की दृष्टि अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह अपने बगल से आ रही चीख को ही सुन सका। इन्ना मलाका भले ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह अभी बच्ची ही है। साथ ही उसकी साधना का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं है कि वह उस सींग वाले छाया तेंदुए का सामना कर सके। चीख की दिशा में तेंदुआ मुड़ा और सहज प्रवृत्ति से उस पर झपटा। इन्ना मलाका अपनी जगह पर जम गई, उसके पैर बिल्कुल नहीं हिले। वह रीन और रोआन की तरह समझदार नहीं थी, इसलिए इन्ना उस स्थिति का सामना नहीं कर पाई और बुरी तरह डर गई। ओप्रिल और डाइकर दौड़कर आए, लेकिन वे और भी पीछे रह गए थे। रोआन ने जितनी तेजी से हो सके चलने की कोशिश की, लेकिन गति उसकी खासियत नहीं थी। रीन जानता था कि वहां सबसे तेजी से पहुंचने वाला वही एकमात्र व्यक्ति था, लेकिन इसके लिए उसे अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता और अपने प्रकाश तत्व को अपने पैरों पर अधिक समय तक बलपूर्वक बनाए रखना पड़ता। भाड़ में जाए। प्रकाश तत्व तुरंत रीन के दोनों पैरों में एकत्रित हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही तेंदुए का हमला इन्ना पर लगने वाला था, रीन उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी तलवार से हमले को रोक दिया। हालांकि उसने गलत स्थिति में ऐसा किया और उसके पैर तुरंत लड़खड़ा गए। तेंदुए के अगले पंजे ने उस पर वार किया और उसकी छाती पर गहरा घाव कर दिया। हमले की ताकत से रीन पीछे की ओर गिर गया और इन्ना से टकरा गया। तेंदुए की दृष्टि अंततः आंशिक रूप से वापस आई और उसने जमीन पर पड़े उन दोनों को देखा। लेकिन जैसे ही वह दोबारा हमला करने वाला था, रोआन तेजी से वहां पहुंचा और तलवार से वार किया। तेंदुआ अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गया और तलवार उसके एक पैर में जा लगी। डियाकर की साधना शक्ति अधिक थी, इसलिए वह दूसरे नंबर पर पहुंचा। तेंदुए ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन रोआन और डियाकर दोनों ही कमजोर नहीं थे। ओप्रिल के भी वहां पहुंचते ही उसका भाग्य तय हो गया। एक पैर कटा होने, अत्यधिक रक्तस्राव और 3 साधकों के एक साथ हमले के कारण उसे अपनी अंतिम सांस लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन तीनों ने तेंदुए के शव को अनदेखा किया और तुरंत रीन के पास दौड़ पड़े। रीन को पकड़े हुए इन्ना के शरीर पर मामूली खरोंचें ही आई थीं। रोआन ने रीन की छाती पर लगे घाव को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रोआन मृत्यु है, उसने अनगिनत लोगों को मरते देखा है। इसी वजह से वह जानता था कि रीन की चोट गंभीर है। रीन लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने नाक से आवाज निकाली। अरे बेवकूफ, अगर तुम इसी तरह खून बहाते रहे तो मर जाओगे। अपने प्रकाश तत्व का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ठीक करो। खैर, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारे मरने के बाद सारी मिठाइयां मेरी होंगी। यह सुनकर रीन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। सपने देखते रहो। प्रकाश तत्व उसके सीने की चोट के चारों ओर एकत्रित हो गया और घाव भरने लगा। बेशक रीन उस तरह के घाव को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम नहीं था, इसलिए इसका प्रभाव जल्दी ही गायब हो गया। फिर से इसका इस्तेमाल करते रहो। अगर तुम प्रकाश तत्व पर नियंत्रण खो दो तो बस दोबारा कोशिश करो और धीरे धीरे घाव भरते रहो। ध्यान रखो कि अपना पूरा ध्यान भीतर की गहराई पर केंद्रित करो और बाहरी घाव को नजरअंदाज करो। रीन ने दांत पीसकर रोआन के सुझाव के अनुसार काम किया। सचमुच उसके घाव भरने लगे। हर बार जब वह अपना आपा खो देता तो गहरी सांस लेकर दोबारा कोशिश करता। रीन तब तक ऐसा करता रहा जब तक उसके दांतियान में मौजूद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म नहीं हो गई। उसके बाद आखिरकार वह बेहोश हो गया। रोआन ने रीन की छाती पर लगे घाव को देखा और राहत की सांस ली। रीन कम से कम जानलेवा चोट से तो बच गया था। चोट गंभीर तो थी, लेकिन डाइकर और ओप्रिल की मदद से वे खून बहना पूरी तरह रोकने में कामयाब रहे। कुछ ही समय बाद अलंदा एक भूत की तरह प्रकट हुआ। रोआन ने कुछ समय पहले उन्हें जो लाल मंगा दिया था उसे तो तोड़ दिया था, लेकिन वह काफी दूर था और उसे आने में इतना समय लग गया। उसके दल ने इन्ना मलाका के गायब होने पर ध्यान दिया था और उसने कई योद्धाओं को उसकी तलाश में भेजा था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। कुछ ही देर में अन्य योद्धा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अलंदा ने रोती हुई इन्ना को उनके हवाले कर दिया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके रीन की हालत जांची। लेकिन तभी उसे रोआन की आवाज सुनाई दी। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। फिलहाल चोट की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी जान को खतरा हो। होश में आते ही वह अपने प्रकाश तत्व का उपयोग करके अपनी छाती को पूरी तरह से ठीक कर लेगा। यह सुनकर अलंदा को आश्चर्य हुआ। क्या वह खुद को ठीक कर सकता है? रोआन ने सिर हिलाया। उनका प्रकाश तत्व जीवन शक्ति को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर की उपचार क्षमता में काफी सुधार होता है। फिर रोआन ने सारी घटना विस्तार से बताई और अलंदा यह जानकर हैरान रह गई कि प्रकाश तत्व में यह क्षमता है। वैसे इन्ना मलाका यहां कैसे आ गई? अलंदा ने अपना सिर हिलाया। जब सारे बच्चे राक्षसी जानवरों के शवों को साफ कर रहे थे, तब वह चुपके से निकल गई। क्योंकि वे सभी लाशों के आसपास जमा थे, इसलिए बाकी योद्धाओं को काफी देर बाद तक पता ही नहीं चला कि वह वहां नहीं थी। मैं तो समूह से काफी आगे था, आसपास का जायजा ले रहा था कि कहीं खून की गंध से कोई भीड़ आकर्षित न हो जाए। इसके बाद रोआन और अलंदा ने रोती हुई इन्ना की ओर देखा, जिसे वापस आगे चल रहे समूह में घसीटा जा रहा था। किसी भी योद्धा की नजरों में आए बिना चुपके से निकल जाना उसके लिए काफी प्रभावशाली था।
अलंडा ने सिर हिलाया। उसकी प्रतिभा केवल साधना तक ही सीमित नहीं है। फिर भी जब हम कबीले में वापस जाएंगे तो उसे बहुत भारी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मुझे पता चला कि वह गायब हो गई है तो मेरा दिल लगभग जम गया था। ये शब्द सुनने के बाद रोआन ने अलंडा को एक आध्यात्मिक संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह सचमुच सिर्फ एक साधारण प्रतिभा स्तर की बच्ची है? मैं इसे किसी भी तरह से देखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रिवियो से कहीं आगे है, जिसकी प्रतिभा का स्तर समान है। अंत में अलंडा ने मुंह बनाया और आह भरी। पहला कारण यह था कि वह इस बात से प्रभावित था कि रोआन पहले से ही आध्यात्मिक बोध संदेशों का उपयोग कर सकता है, और दूसरा कारण यह था कि उसने इन्ना की प्रतिभा में अंतर को आसानी से पहचान लिया था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने यह देख लिया। ध्यान रखना कि यह जानकारी किसी को न फैले। इन्ना वास्तव में ब्लू एप्टीट्यूड लेवल की बच्ची है, प्रतिभा में रिवियो से कहीं आगे है। वह सिर्फ तुम्हारे और रीन के लिए हारेगी। रोआन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह जानता है कि अगर यह जानकारी बाहर फैल गई तो कबीले के साथ क्या हो सकता है। अध्याय 42 बदकिस्मती। अलंडा की मदद से रीन को होश आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी प्रकाश शक्ति का उपयोग करके अपनी छाती की चोट को धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें उसे पूरा एक दिन लग गया। जब वह आखिरकार खड़ा हो पाया तब तक समूह शिकार का आखिरी दिन बीत चुका था। इन्ना मलाका दूर से रीन को चिंता भरी नजरों से देख रही थी, जो काफी मजेदार था। अच्छा, आप उस जगह पर क्यों उपस्थित होना चाहते थे? इन्ना ने शर्म से नीचे देखा और बुदबुदाई। उपजनजाति प्रमुख हमेशा तुम दोनों को मनमानी करने देता है, लेकिन जब बात मेरी आती है तो वह फिर भी मना कर देता है। मैंने भी 7 छोटे आत्मीयता वाले गोले सक्रिय किए हैं और मेरा योग्यता स्तर भी हरा है, तो फिर सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों? यह उचित नहीं है। रीन ने उसकी तरफ देखा और आह भरी। आखिर बच्चा तो बच्चा ही होता है। अंत में उनके कारण हमेशा इतने ही सरल होते हैं। तेंदुए के आप पर हमला करने से पहले आपने हमारी लड़ाई देखी थी, है ना? इन्ना ने जमीन की ओर देखते हुए सिर हिलाया। तो फिर आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए थी कि हम आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हम तो वयस्क योद्धाओं से भी लड़ सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस बार इन्ना ने अपना सिर हिलाया। लो, हो गया। उपकबीले के नेता ने हमें ऐसा करने दिया क्योंकि हम बलवान हैं। केवल बलवान ही ऐसा कर सकते हैं। तुम अभी बहुत कमजोर हो और हमारे स्तर तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत साधना करनी होगी। जब समय आएगा और तुम ऊर्जा संचय क्षेत्र में पहुंच जाओगे, तब उपकबीले के नेता तुम्हें भी ऐसा ही करने देंगे। समझे? इन्ना ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे माफ करें। रीन हंसा और फिर उसके सिर पर थपथपाया। वह इन्ना के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं कर सकता था। आखिरकार उसकी मानसिक उम्र तो 36 साल है। इस बच्ची पर गुस्सा करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। सजा जैसी चीजें तो बाद में अलंडा ही कर देगी। यह अच्छी बात है कि आप समझ गए। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जब आप शरीर रूपांतरण के आध्यात्मिक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे तो मैं आपको हमारे साथ थोड़ी देर के लिए संघर्ष करने दूंगा। लेकिन आपको साधना में अतिरिक्त प्रयास करना होगा। इन्ना की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने सूरज की तरह उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। तुमने कहा था। तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। रीन मन ही मन हंस पड़ा। तुम किस बात से खुश हो? जब हम वापस लौटेंगे तो कबीले के उपनेता की सजा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उनके कठोर स्वभाव को देखते हुए सजा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इन्ना की मुस्कान जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से गायब हो गई। उसके चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। फिर भी इससे रीन को और भी ज्यादा हंसी आ गई। रोआन ने उसकी बगल से देखा और पाया कि वह ठीक था। बच्चे को तंग करना बंद करो और चलो चलते हैं। हमारे पास अभी भी आखिरी 2 दानव राक्षसों को खत्म करने के लिए काफी समय है। रीन ने सिर हिलाया और वे तुरंत ओप्रिल और डियाकर के साथ रवाना हो गए। बेशक उन्होंने अलंदा को बताया कि वे फिर से जा रहे हैं। अलंदा को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि पिछली घटना इन्ना मलाका के कार्यों के कारण ही घटी थी। अन्यथा उन दोनों को अंत तक कोई समस्या नहीं होती। फिर अलंदा ने इन्ना की ओर देखा और गंभीर चेहरे से कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। बेचारी इन्ना डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर बैठी थी। इसके बाद अलंदा ने उस दिशा की ओर देखा जिधर रीन और रोआन गायब हुए थे। क्या गजब की अद्भुत उपचार क्षमता है। शहर के रसायन शास्त्री भी इतनी कारगर गोली नहीं बना सकते। सिर्फ एक दिन में एक जानलेवा चोट पूरी तरह गायब हो गई। एक निशान तक नहीं बचा। रोआन की बात करें तो उसका अंधकार तत्व जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है। यह रीन के प्रकाश तत्व जितना ही भयानक है। जूरी सही कहती है, उन दोनों को एक दिन इस एकांत स्थान को छोड़ना ही होगा। अलंडा ने अपना ध्यान वापस अपने समूह पर केंद्रित किया और चिल्लाया, चलो चलते हैं, जंगल में हमारे पास अभी भी एक आखिरी दिन है, तो चलो बीते हुए समय की भरपाई कर लेते हैं। और हाँ, इन्ना मलाका, तुम्हें अकेले ही एक जानवर के शव को साफ करना होगा। इन्ना कांप उठी और लगभग रोने ही वाली थी। लेकिन अलंदा का चेहरा देखकर उसे समझ आ गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं है।
उस बूढ़े आदमी के सामने रोना सरासर व्यर्थ होगा। उनका समूह शिकार जारी रखने के लिए तुरंत वहां से निकल गया। रीन और रोआन की तरफ से स्थिति काफी सुकून भरी थी। उन्हें दूसरा दानव ढूंढने में कुछ ही मिनट लगे। रीन और रोआन के तालमेल से लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। प्रथम चरण में मारे गए दानव प्राणियों की संख्या 09। वाह, लगता है मुझे तलवार चलाना समझ में आने लगा है। रोआन ने सिर हिलाया। आप जब चाहें इस दादाजी को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर मेरी शिक्षा और जो छवियां मैं आपके दिमाग में भेज रहा हूं वे न होती तो आप इस समय जितने अच्छे हैं उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं होते। रीन ने सिर हिलाया। जरूर, हम कल फिर से ट्राइब में वापस आ जाएंगे। उस समय भोजन के दौरान आप मेरी मिठाई ले सकते हैं। रोआन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? तुमने रीन के साथ क्या किया? रीन के होंठ फड़कने लगे। तुम्हें धिक्कार है। मैंने एक बार तुम्हें धन्यवाद देने की कोशिश की और तुमने इस तरह प्रतिक्रिया दी। रोआन रीन को देखते हुए लगातार अपनी बाहों को रगड़ता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई घिनौनी चीज देख रहा हो। मुझसे हमेशा दूर रहो, मैं संक्रमित नहीं होना चाहता। हालांकि मैं तुम्हारी मिठाई स्वीकार करूंगा। रीन को रोने का मन कर रहा था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। हम्फ। डाइकर और ओप्रिल ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उन दोनों को बचाना नामुमकिन है, उन्हें नजरअंदाज करो और चलो इस जानवर के शरीर को वापस मुख्य समूह के पास ले चलते हैं। लेकिन ठीक इसी क्षण रीन ने अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस की। या अधिक सटीक कहें तो उसने जीवन शक्ति का अनुभव किया। इतना ही नहीं, यह जीवन शक्ति अब तक मारे गए किसी भी दानव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। डियाकर, ओप्रिल, लाश से दूर हटो, अभी। दोनों गार्ड समस्या को समझ नहीं पाए, लेकिन रीन की घबराहट देखकर उन्होंने देर न करने की हिम्मत की और जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गए। अचानक बूम! राक्षसी जानवर के शव के नीचे जमीन धंस गई और एक विशालकाय मुंह ने उसे पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर डियाकर और ओप्रिल का चेहरा पीला पड़ गया। अगर उन्होंने एक पल भी देर की होती तो शायद आज वे भी उसी स्थिति में होते। यह तो स्केल्ड अर्थ पाइथन है। यह जंगल के बाहरी इलाके में क्यों है? रीन, रोआन, पीछे हटो। डाइकर ने तुरंत लाल मनका निकाला और भागते हुए उन्हें कुचल दिया। पृथ्वी अजगर ने मात्र 2 सेकंड में उस पूरे जानवर के शव को निगल लिया। फिर उसने भागते हुए उन चारों को देखा और तुरंत उनका पीछा करने लगा। रुको मत। यह दूसरे चरण का दानव राक्षस है, इसके सामने हमारी कोई उम्मीद नहीं है। केवल कबीले की उपनेता अलंदा ही ऐसा कर पाएगी। रीन सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यह किस तरह की किस्मत है? अध्याय 43 विनिमय। अलंदा अग्रणी समूह के साथ था, तभी अचानक वह बाहर भागा। जैसे ही दियाकर ने लाल मनके को कुचला, उसने तुरंत उसे देख लिया। उन दोनों के साथ क्या हो रहा है? एक और दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। रीन के समूह की बात करें तो वे अजगर की तरह तेज नहीं थे, अजगर को उन तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगे। फिर अजगर ने रीन पर झपट्टा मारा, लेकिन उसके बगल में खड़े दियाकर ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया। तलवार दुश्मन के शरीर पर लगी, लेकिन उस पर एक छोटा सा घाव ही हुआ। दियाकर की साधना का स्तर सबसे ऊंचा है, वह ऊर्जा संचय क्षेत्र के मध्य चरण में है, लेकिन वह भी अजगर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। सौभाग्य से वह अभी भी हमले को रोकने के लिए काफी मजबूत था, जिससे रोआन को बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि रोआन भागा नहीं। इसके बजाय उसने इस मौके का फायदा उठाया और अजगर की आंखों पर वार किया। अजगर की गति को देखते हुए रोआन समझ गया था कि भागना व्यर्थ होगा। उन्हें अलंदा के आने तक डटे रहना होगा। अजगर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन यह वार को रोकने के लिए काफी नहीं था। खासकर इसलिए क्योंकि अंधकार तत्व की शक्ति ने तुरंत आसपास के क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया। रीन ने रोआन की पुकार सुनी और पलक झपकते ही दूसरी तरफ प्रकट हो गया। वह दूसरी आंख पर भी वार करने की योजना बना रहा था। हालांकि अजगर खतरे को समझ गया और तुरंत चकमा देते हुए अपनी पूंछ से रीन पर वार किया। हालांकि रीन ने अपनी तलवार से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर छोटा होने के कारण वह फिर भी हवा में उछल गया। अच्छी बात यह थी कि उसे चोट नहीं आई। अजगर ने पहले इस समूह को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगा। रोआन ने उसे देखा और फिर सबको बताया, भागने की कोशिश मत करो, हम इतने तेज नहीं हैं। समय निकालने की कोशिश करो। मिलकर हमला करो और मिलकर बचाव करो। अलंदा किसी भी पल यहां पहुंच सकती है। अजगर ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और एक बार फिर हमला कर दिया। हालांकि वह चक्कर लगाकर रीन की ओर बढ़ा, जो रोआन, डाइकर और ओप्रिल से काफी दूर उतरा था। रीन घबराया नहीं। उसने अजगर के उस पर झपटने का इंतजार किया और अपने पैरों पर प्रकाश तत्व का प्रयोग करते हुए आखिरी क्षण में हमले से बच गया। हालांकि पिछले हमले से बचने के लिए छलांग लगाने के बाद भी जब अजगर हवा में था, तभी उसकी पूंछ ने एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। लानत है! बूम! हालांकि रीन ने इस बार अपनी भुजाओं में प्रकाश तत्व का उपयोग करके तलवार से पूंछ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे सहारा नहीं मिला। इस प्रकार रीन हवा में लुढ़कते हुए रोआन और अन्य लोगों से और भी दूर जा गिरा। मौका देखकर अजगर तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा।
रोआन और बाकी लोग करीब थे, लेकिन रीन की मदद करने के लिए उन्हें एक पल और चाहिए था। रीन अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था, इसलिए उसे सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोआन समझ गया था कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो रीन पूरी तरह से निगल लिया जाएगा, लेकिन वह रीन की तरह अपने शरीर में मौजूद शक्ति संवर्धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्या तुम दोनों मूर्ख हो? तुमने अभी तक अपने शरीरों के जुड़ाव के माध्यम से तत्वों का आदान प्रदान क्यों नहीं किया? बस रीन को धागे के भीतर प्रकाश तत्व भेजने के लिए कहो और उसे खुद पर इस्तेमाल करो। साथ ही विनिमय के लिए अंधकार तत्व वापस भेज दो। सिस्टर ऑर्ब। रीन और रोआन के पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए रीन ने प्रकाश तत्व को एकत्रित किया जबकि रोआन ने भी अंधकार तत्व को एकत्रित किया और झटपट आदान प्रदान कर लिया। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह उन्हें सांस लेने जितना ही स्वाभाविक लगा। प्रकाश और अंधकार तत्व धागे के माध्यम से समान रूप से प्रवाहित हुए। दो विपरीत तत्व फिर भी एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते, यही यिन और यांग का वास्तविक अर्थ है। एक पल के लिए रीन और रोआन के बालों का एक छोटा सा हिस्सा बदल गया, जिसमें काले और सफेद रंग का मिश्रण दिखाई दिया। रोआन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत अपने पैरों में प्रकाश तत्व का प्रयोग किया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने रीन को कई बार देखा था। एक पल के लिए उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह सांप के सिर के ठीक बगल में पहुंच गया जब वह रीन को निगलने ही वाला था। उसने उसी आंख पर वार किया जहां उसने पहले वार किया था, जिससे और भी गहरा घाव हो गया। इतना ही नहीं, उसने आखिरी क्षण में रीन के प्रकाश तत्व का उपयोग करके अपनी भुजाओं की शक्ति भी बढ़ा ली थी। अजगर के हमले की दिशा बदल गई और रीन अंततः जमीन पर गिर पड़ा। रीन ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और वही किया, अजगर की दूसरी आंख पर वार किया, जो रीन के हमले से अपना संतुलन खो बैठा था। प्रकाश तत्व ने उसकी भुजाओं की शक्ति बढ़ा दी, जबकि तलवार पर अंधकार तत्व का प्रयोग किया गया। दुश्मन को बचने का समय नहीं मिला और उसकी दूसरी आंख पर भी वार हुआ। इससे काफी नुकसान हुआ और उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई। अजगर अब अंधा हो चुका था। क्योंकि वह देख नहीं पा रहा था, वह तुरंत बेकाबू हो गया और अपनी पूंछ को इधर उधर पटकने लगा। रीन और रोआन एक बार फिर हवा में उड़ गए, लेकिन अजगर ने उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह बचने के लिए एक बार फिर जमीन के नीचे जाने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी आंखों को ठीक होने के लिए समय चाहिए था। हम्मा, जब आप पहले से ही यहां हैं, तो थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते? ठीक उसी क्षण अलेंडा वहां पहुंच गया। उसने सांप की पूंछ पकड़ी और उसे घुमाया। उसके शरीर का जो आधा हिस्सा पहले से ही जमीन के नीचे था, वह तेजी से बाहर आ गया। अलेंडा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में है, इसलिए उसकी और अजगर की युद्ध शक्ति लगभग बराबर होनी चाहिए। लेकिन अजगर अंधा होने के कारण अलेंडा के लिए ज्यादा खतरा नहीं था। रीन, रोआन, डाइकर और ओप्रिल ने भी किनारे से मदद की। अलेंडा की तलवार उसके सिर में घुस गई और अजगर आखिरकार हिलना बंद कर दिया। वह मर चुका था। उसके शव को देखकर अलेंडा ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह खत्म हो गया। तभी उसकी नजर रीन और रोआन पर पड़ी। उसने देखा कि उनके काले सफेद बाल धीरे धीरे अपने असली रंग में लौट रहे थे। इतना ही नहीं, जब रीन और रोआन ने एक दूसरे के तत्व का इस्तेमाल किया, तब वह उनके काफी करीब था। हालांकि उसने इसके बारे में बाद में पूछने का फैसला किया। आखिर इस जगह पर दूसरे चरण का दानव जानवर क्यों है? रीन के समूह ने सिर हिलाया। उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मारे गए दानव प्राणियों की संख्या 10। पुरस्कार सूची अब खुली है। अध्याय 44, कबीले में वापसी। सिस्टर ऑर्ब की आवाज सुनकर रीन और रोआन चौंक गए। ऐसा लगता है कि हमारा योगदान भी इतना बड़ा था कि उसे भी एक तरह से मार गिराना माना जा सकता है। संभवतः इसलिए क्योंकि यह दूसरे चरण का दानव राक्षस था, इसलिए हमारे प्रयास भी उतने ही सार्थक रहे। रीन ने सिर हिलाया। हालांकि सिस्टर ऑर्ब ने कुछ क्षण पहले सामान्य रूप से बात की थी, तो फिर उसे तुरंत इस मशीन जैसी वाणी में वापस जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन रोआन को इसकी परवाह नहीं थी। खैर, हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तत्वों का यह आदान प्रदान अधिक चिंता का विषय है। जब हमने आदान प्रदान किया तो क्या आपको कुछ रुकावट महसूस हुई? रीन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह बहुत स्वाभाविक था, मानो यह पहले से ही मेरा हिस्सा हो। रोआन ने रीन की बात से सहमति जताई। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि उस काले और सफेद धागे के माध्यम से हमारा जुड़ाव मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। मुझे लगता है कि भविष्य में इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। तभी रीन ने जिक्र किया। हमने जनजाति के दो विपरीत छोरों पर जाने की कोशिश की, लेकिन संबंध फिर भी कायम रहा। हालांकि जनजाति बहुत बड़ी है। अगर मौका मिले तो हमें और भी दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि इसका हमारी आत्माओं या शरीरों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है या नहीं। रोआन ने कुछ देर सोचा। बहुत अच्छा, हम इसे बाद में जांच लेंगे। अभी के लिए आइए उन्हें पाइथन का शरीर वापस लाने में मदद करें। अलेंडा ने शव और आसपास के इलाके को देखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। यह जमीन से निकला है और ऐसा नहीं लगता कि इसे यहां लुभाया गया था। मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह महज एक संयोग था कि यह इस जगह पर प्रकट हुआ। रीन उसके पास गया और उसकी जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश की।
जनजाति का उपनेता। मुझे अभी भी इसके सिर में जीवन ऊर्जा की उपस्थिति महसूस हो रही है, इसलिए इस अजगर में शायद एक दानव मूल भी है। अलंडा को पहले से ही रीन की दानव कोर की जीवन ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता के बारे में पता था। यह तो अपेक्षित ही है। दानव प्राणी का स्तर जितना ऊंचा होगा, दानव कोर के प्रकट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चौथे स्तर से आगे के सभी दानव प्राणियों में दानव कोर होते हैं। रीन ने अजगर की पीठ के करीब से देखा और इशारा किया। हालांकि इसके पिछले हिस्से पर जीवन शक्ति के कुछ संकेत भी मौजूद हैं। क्या? अलंडा तुरंत वहां गई और सावधानीपूर्वक अजगर के शरीर को खोला। मैं समझ गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह जंगल के बाहरी किनारे पर आ गई। यह मादा है और ऊपर से गर्भवती है। यह अंडे देने वाली थी, इसलिए इसे किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी क्योंकि उसके बाद यह कमजोर हो जाएगी। मैं सच में नहीं कह सकता कि आप चारों भाग्यशाली हैं या नहीं। यह सुनकर रोआन ने पूछे बिना नहीं रह सका। क्या उन अंडों की कोई कीमत है? अलंडा मुस्कुराई और सिर हिलाया। यह दानव वयस्क होने पर स्वाभाविक रूप से द्वितीय स्तर पर पहुंच जाएगा। यदि आपके पास इसे प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन और तरीके हैं, तो आप एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंडे कम से कम 200 स्पिरिट स्टोन के हैं और ऐसे 3 अंडे हैं। इसके अलावा इसके सिर में दानव कोर भी है। रीन के समूह की आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन इसका 50% हिस्सा जनजाति के लिए है। मेरी वजह से ही हम इसे मार सके, इसलिए मुझे शेष मूल्य का आधा हिस्सा यानी 25% मिल रहा है। बाकी 25% आप सबके लिए बचेगा। रीन और रोआन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, लेकिन वे शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि यह सच था। हालांकि उसे अंधा करना मददगार साबित हुआ। सच्चाई यह थी कि अगर अलंडा न आती तो अजगर भाग जाता। रीन, रोआन, डाइकर और ओप्रिल के पास उसे रोकने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी, उसे मारना तो दूर की बात थी। ठीक है, तीनों अंडों की कीमत लगभग 600 स्पिरिट स्टोन होगी। दूसरे चरण के दानव कोर की कीमत 500 स्पिरिट स्टोन है। कुल मिलाकर हमें 1100 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। 550 स्टोन कबीले के हिस्से के हैं, 225 स्टोन मेरे हैं और बाकी 225 स्टोन आपके हैं। आप चारों मिलकर तय कर सकते हैं कि इन्हें कैसे बांटना है। इसके बाद दियाकर आगे बढ़े और बोले, इस बार ओप्रिल और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। इसे रीन और रोआन ने ही अंधा किया था, इसलिए हमारे पास लगभग 30 स्पिरिट स्टोन हैं, जो काफी हैं। अलंडा ने सिर हिलाया। बहुत खूब, तो आपके 225 स्पिरिट स्टोन में से 60 डाइकर और ओप्रिल को दिए जाएंगे, प्रत्येक को 30-30। शेष 165 का उपयोग रीन और रोआन के 200 स्पिरिट स्टोन के कर्ज का एक हिस्सा चुकाने के लिए किया जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आप दोनों को जनजाति को केवल 35 स्पिरिट स्टोन और देने हैं। खूब मेहनत करो, नौजवानों। रीन और रोआन रोना चाहते थे, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वे अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे। अलंडा ने भी उन्हें कोई रियायत नहीं दी, इसलिए वे बस उदास बैठे रहे। मैं कसम खाता हूं कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचते ही मैं इस बदमाश बूढ़े की जमकर पिटाई करूंगा। रोआन ने सिर हिलाया। कितना आश्चर्य हुआ, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा आपको होता है। अलंडा ने यह सुना लेकिन उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद उन्होंने अजगर के शरीर को उठाया और उसे आगे चल रहे समूह के पास वापस ले आए। उस विशालकाय दानव को देखकर सभी योद्धा और बच्चे दंग रह गए। आखिर द्वितीय स्तर के दानव को देखना तो रोज की बात नहीं थी। समूह का शिकार तुरंत रुक गया और उन्होंने अजगर के शरीर के सभी उपयोगी हिस्सों को सावधानीपूर्वक साफ किया। उपयोग में आने वाली हर चीज को ध्यान से रखा गया। जब वे सब शिकार समाप्त कर चुके थे, तब अलंडा ने शिकार का समय समाप्त होने की घोषणा की और सभी लोग अपने कबीले की ओर वापस जाने लगे। वहां पहुंचकर रीन, रोआन और अलंडा जूरी से मिलने उसके घर गए। अच्छा, तो आप एक दूसरे के तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। खैर, भले ही आपने हमें यह नहीं बताया हो, लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल नहीं था। आखिर जब अलंडा ने आपको विपरीत तत्व का उपयोग करते देखा तो आपके बाल भी बदल गए थे। फिर भी आपने यह कैसे किया? रीन और रोआन ने सिर हिलाया। आप इसे मेरे और उसके बीच की कड़ी मान सकते हैं, एक ऐसा जुड़ाव जो हम दोनों को जन्म से मिला है। दरअसल हमने इसे पृथ्वी अजगर के खिलाफ उस क्षण के दौरान ही महसूस किया, इसलिए यह हमारे लिए भी नया है। जूरी ने सिर हिलाया। खैर, यह आपके लिए अच्छी बात है। फिर भी इसे लोगों को दिखाने से बचें ताकि अनावश्यक ध्यान आकर्षित न हो। बस इतना ही। इसके बाद अलंडा और जुड़वा बच्चों ने जूरी को विदाई दी और अपने अपने घर लौट गए। उस रात रोआन ने बिना किसी पछतावे के रीन की मिठाई बेरहमी से खा ली, जिससे रीन को बहुत खेद हुआ। इसके बाद वे अपने कमरे में वापस लौटे और तुरंत सोल जेम आयाम में प्रवेश कर गए। अब नई पुरस्कार सूची देखने का समय था। अध्याय 45, भाग्यांक। रीन और रोआन ने एक ही समय पर सिस्टर ऑर्ब को छुआ और उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा भेजी। इसके तुरंत बाद उन्होंने रिवॉर्ड लिस्ट का विकल्प चुना। एक प्रकाश और अंधकार तत्वों की साधना तकनीकें, निःशुल्क। 2 बंदर की हड्डियां, 10 भाग्यांक। 3 आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण उन्नयन स्तर 1, प्रकाश और अंधकार साधना तकनीकों का होना आवश्यक है, 100 भाग्यांक।
अधिकार स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पुरस्कार उपलब्ध होंगे। रीन और रोआन ने पूछे बिना नहीं रह सके। डेस्टिनी पॉइंट्स क्या हैं? इस दुनिया में मेजबानों की उपस्थिति ने चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था को बदल दिया है। हर बार जब मेजबान कोई बड़ी गड़बड़ी पैदा करते हैं तो उन्हें भाग्य अंक से पुरस्कृत किया जाएगा। मेजबानों का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मांड के दोनों हिस्सों के भाग्य को बदलना और उन्हें एक बार फिर से आपस में मिलाना है। रोआन ने कुछ देर सोचा और फिर एक और सवाल पूछा। डेस्टिनी पॉइंट्स उत्पन्न करने के लिए किस स्तर की गड़बड़ी आवश्यक है? यह पैमाने पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी वारिन जनजाति का भाग्य बदल जाए तो क्या इससे हमें भाग्य अंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा? हाँ, लेकिन इसे सबसे छोटा परिवर्तन माना जाएगा जिससे सबसे कम अंक मिलेंगे। तभी रीन के मन में किसी और बात का ख्याल आया। सिस्टर ऑर्ब, इस समय हमारे पास कितने अंक हैं? 0। रीन और रोआन ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। कबीले में हमारी उपस्थिति ने निश्चित रूप से इसके भाग्य को कुछ हद तक बदल दिया है, लेकिन इतना नहीं कि हमें भाग्य अंक मिल सके। हमें कुछ और महत्वपूर्ण करना होगा। अचानक रोआन को देखते ही रीन की आंखें चमक उठीं। अयस्कों का क्या? हमारी अयस्क खदान की वजह से हमारे कबीले में कुछ लोहार हैं, है ना? रोआन ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा है, लेकिन आपको उनकी जरूरत क्यों है? रीन जोर से हंसा और आगे बोलने लगा। क्या तुम भूल गए हो कि धरती पर मेरा काम क्या था? मैं तो 31 साल का एक जवान आदमी था। और तो और, मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। रोआन ने कुछ देर सोचा और रीन की मृत्यु से पहले उसके काम के बारे में जानकारी याद करने की कोशिश की। ओह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप धातु विज्ञानी कहलाते थे। नाम देखकर लगता है कि इसका धातुओं से कुछ लेना देना है ना? रीन ने सिर हिलाया। हाँ, बेशक, धरती पर तो मैं एक साधारण लोहार ही था, लेकिन इस दुनिया में आप कह सकते हैं कि मैं अब तक का सबसे महान लोहार हूं। पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि उम्र बढ़ने से पहले मैं अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन चूंकि हमें डेस्टिनी पॉइंट्स की जरूरत है तो शायद एक बार कोशिश करना बनता है। रोआन ने स्वीकार किया कि रीन सही था। जनजाति को रीन द्वारा बनाए गए उपकरण बेचने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हें धारण करने मात्र से ही जनजाति की समग्र शक्ति में काफी वृद्धि होगी। इतना ही भाग्य ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होगा। खैर, मैंने तुम्हें तलवारबाजी सिखा दी है और मैं भविष्य में भी सिखाता रहूंगा। इसलिए फिलहाल डेस्टिनी पॉइंट्स जनरेशन का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। रीन ने सिर हिलाया और उसे यह जवाब बुरा नहीं लगा। तलवार चलाना जानने से जनजाति के लोहारों को धातु विज्ञान की अवधारणाओं को सिखाने की इस प्रक्रिया में और भी तेजी आ सकती है। यह निर्णय लेने के बाद वे अगले विषय यानी खेती की तकनीकों पर चले गए। रीन और रोआन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत पहला विकल्प चुन लिया। अब तक उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्हें अपने और उन लोगों के बीच का अंतर साफ दिख रहा था जिनके पास सब कुछ था। उनका स्तर तो बिल्कुल ही अलग था। जैसे ही उन्होंने इसे चुना, उनके दिमाग में सूचनाओं का प्रवाह उमड़ पड़ा। दोनों तकनीकें लगभग एक जैसी थीं, केवल उनमें प्रयुक्त तत्व का अंतर था। साथ ही इन तकनीकों में एक अनूठी विशेषता भी थी। ये तकनीकें साधक को संतुलन स्थापित करने के लिए विपरीत तत्व का उपयोग करने की अनुमति देती थीं, जिससे साधना की गति में काफी सुधार होता था। बेशक, ऐसा होने के लिए रीन और रोआन को एक साथ काम करने की जरूरत होगी। सब कुछ एक जैसा क्यों होना चाहिए? सिस्टर ऑर्ब, क्या आप हमें थोड़ी सी व्यक्तिगतता नहीं दे सकती? ये तकनीकें मेजबानों की अनुकूलता का उपयोग करके बनाई गई है। यह सर्वोत्तम परिणाम है। विपरीत तत्व की सहायता के बिना भी साधना करना संभव है, लेकिन गति कई गुना कम हो जाएगी। यह पहले प्राप्त की गई अन्य तात्विक तकनीकों की तुलना में भी धीमी हो सकती है। रोआन ने रीन की ओर देखा और आह भरी। छोड़ो इसे, यह तो ताकत बढ़ाने के लिए है। वैसे भी हमें बस काले और सफेद धागे के जरिए दूसरे के तत्व को भेजना है, इसके लिए हमें एक दूसरे के करीब रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए शिकायत करना बंद करो और खुश रहो कि कम से कम हमारे तत्वों के लिए साधना की एक तकनीक तो है। रीन थोड़ा रूठ गया और उसने हार मानने का फैसला किया। खैर, ये बंदर की हड्डियां क्या हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने इस दुनिया में इसके बारे में पहले कभी कुछ सुना है। बंदर की हड्डियां हड्डियों के उन्नयन का पहला स्तर है। शरीर रूपांतरण क्षेत्र की अस्थि संवर्धन अवस्था को प्रारंभिक स्तर कहा जा सकता है। यह आपकी समग्र शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगी। गति, सहनशक्ति, रक्षा, ये सभी सामान्य साधकों की तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगी। रोआन को पहले से ही कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी। यह अच्छी बात है। हालांकि इतने डेस्टिनी पॉइंट्स इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगेगा, इसलिए फिलहाल इसे भूल ही जाते हैं। इसके बाद रीन ने आगे कहा, तीसरे पुरस्कार की बात करें तो यह काफी हद तक स्वतः स्पष्ट है। सिस्टर ऑर्ब, आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण में कितना सुधार हुआ है? प्रत्येक स्तर अवशोषण दर को 5% तक बढ़ा देता है। अगर रीन और रोआन बच्चे होते तो शायद वे इस रकम पर शिकायत करते, लेकिन वे बच्चे नहीं हैं। वे जानते हैं कि अभी दिया गया मात्र 5% भविष्य में बहुत बड़ा फर्क लाएगा। साधना के मार्ग पर वे जितना आगे बढ़ेंगे, यह फर्क उतना ही अधिक होगा।
खैर, पहले हम बंदरों की हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। फिर रोआन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हमें जो कुछ चाहिए था वह सब मिल गया, चलो चलते हैं। दूसरी ओर रीन ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी एक और काम बाकी है। एक और बात? रीन मुस्कुराया और फिर सिस्टर ऑर्ब को थपथपाया। क्या यह स्पष्ट नहीं है? अगर हम बात नहीं करेंगे तो सिस्टर ऑर्ब को अकेलापन महसूस होगा। खांसी खांसी। मेरा मतलब है, सिस्टर ऑर्ब को डेटाबेस में डेटा डालने के लिए किसी की जरूरत है। इसलिए हमें बहुत सारी जानकारी देनी होगी। क्या मैं सही कह रही हूं, सिस्टर ऑर्ब? इसके बाद सिस्टर ऑर्ब गोल गोल घूमने लगी, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। मुझे लगता है कि सिस्टर ऑर्ब इसी तरह अपनी खुशी जाहिर करती हैं। दूसरी ओर रोआन यहां और समय बर्बाद करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं दिख रहा था। रीन ने उसकी ओर देखा और अपनी आत्मा के जुड़ाव के माध्यम से उससे बात की। चलो, ये हमारे भले के लिए भी है। अगर सिस्टर ऑर्ब हमें यहीं रखने का फैसला करती है तो तुम्हारा जाना भी बेकार नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि हम उसका विश्वास जीत लें, और तुम ये बात जानते भी हो। वैसे भी उसने जंगल में हमारी मदद की थी, इसलिए हम पर उसका इतना एहसान तो बनता है। रोआन ने आह भरी और फिर बैठ गया। जुड़वा बच्चों ने सिस्टर ऑर्ब से घंटों बातें की। आखिरकार उन्होंने उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया।